नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के शानदार प्रैक्टिस सेट संख्या 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले 7 शानदार सेटों को हम लोगों ने देख लिया है, कंप्लीट कर लिया है विथ एनालिसिस के साथ। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख ले। यह सेट साथियों बिहार के किसी भी एग्ज़ाम, इसके अलावा वनडे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शानदार 25 क्वेश्चन आपको विथ एनालिसिस के साथ इस वीडियो में करवाए जाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अंत में आप स्कोर बताइएगा आपका सही कितना है। 15 प्लस 25 प्रश्नों में आपका आ रहा है तो साइंस में तैयारी आपकी अच्छी है। 20 प्लस आ रहा है तो बेहतर है। अगर उससे साथियों कम आ रहा है तो साइंस में आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस का सेक्शन किसी भी एग्ज़ाम के लिए आज के दिनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन की शानदार क्वेश्चन के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर अंत में दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी? तो जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। आपको पता होना चाहिए कि आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व एक शुद्ध संख्या होती है तथा इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व के बारे में पूछा जाता है कि आपेक्षिक घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यह पलवन के सिद्धांत पे कार्य करती है। इसके बाद आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व, याद रखना है, वस्तु का घनत्व बाय 4 डिग्री पर जल का घनत्व, जल का घनत्व याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होता है, यानी मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, चाल सदैव होती है, बताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। चाल जो है साथियों सदैव धनात्मक होती है। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। और वेग के बारे में पूछा जाए तो वेग सदिश राशि है और वेग का भी ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग साथियों ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, लेकिन चाल सदैव धनात्मक होगी। सही उत्तर ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक महिला पानी से भरी बाल्टी जिसका कुल द्रव्यमान 4 केजी है 10 मीटर गहरे कुएं से 10 सेकेंड में खींचती है, उसके द्वारा जो है व्यय शक्ति क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। तो जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। 40 वाट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया गया है, यानी m बराबर दिया गया है 4 केजी। कुएं की गहराई यानी h बराबर 10 मीटर। समय दिया गया है t बराबर 10 सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और महिला द्वारा व्यय शक्ति यानी P बराबर पूछा गया है, तो P बराबर आपको पता होना चाहिए ऊर्जा बाय समय, ऊर्जा बाय समय। ऊर्जा यानी साथियों mgh और समय यानी T। m के जगह पे 4 kg, इसके बाद g के जगह पे 10, h के जगह पे क्या होगा साथियों, h के जगह पे भी 10 और नीचे t के जगह पे 10। तो 10 से 10 साथियों कट जाएगा और 10 गुना 4 यानी 40 वाट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन ए जिनका भी आ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर का, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन में है माउंट एवरेस्ट, कुतुब मीनार की चोटी, विषुवत रेखा पर या अंटार्कटिका में किसी स्थान पर, बताएं। तो जी का मान सर्वाधिक होता है साथियों अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर। सही उत्तर जिनका भी डी आ रहा बिल्कुल सही है।
जी का मान जो होता है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान घटता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बर्नौली सिद्धांत की व्याख्या संबंधित नहीं है। बताएं किससे संबंधित नहीं है बर्नौली सिद्धांत की व्याख्या। सही उत्तर जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑटोमोबाइल के कार्बोरेटर से संबंधित नहीं है बर्नौली सिद्धांत की व्याख्या। बर्नौली प्रमेय कहता है कि जब आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की जो कुल ऊर्जा होती है वो नियत रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा भी गया था कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो कुल ऊर्जा क्या होगी। बताएं। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो कुल ऊर्जा साथियों याद रखना है क्या होगी, कुल ऊर्जा नियत रहती है। सही उत्तर ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या। तो ऐसे भी प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि समांतर रहने पे थीटा का जो मान है वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और प्रतिबिंबों की कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1। तो 360 बाय थीटा की जगह पे 0 माइनस 1, किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग देंगे तो वो इन्फिनाइट आएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अनंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दूरदर्शक का आवर्धन 25 है तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा सही उत्तर 2 सेंटीमीटर। m यानी आवर्धन बराबर होता है साथियों f0 बाय fe। f0 यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और fe यानी नेत्रक लेंस की फोकस दूरी। m बराबर यानी आवर्धन जो क्षमता दी गई है वो 25 दी गई है, बराबर fo यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 50 दी गई है और आपको पूछा गया है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी यानी fe। तो 25 से 50 दो बार में यानी fe की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम लागू नहीं होता है। बताएं किस पे ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इन सभी के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम का नियम कहता है साथियों कि किसी स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी भी समानुपाती आई, यानी भी बराबर IR, जहां R जो है एक नियतांक यानी कांस्टेंट है। ओम का नियम तभी लागू होगा जब भौतिक अवस्थाएं स्थिर होती है। अतः अगर ताप, लंबाई और चालक का पदार्थ स्थिर ना हो तो ओम का नियम ऐसे चालक के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इन सभी के लिए ओम का नियम लागू नहीं होगा। जिनका भी डी आ रहा था बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का देखेंगे। निम्न में रासायनिक यौगिक है, बताएं कौन सा यौगिक रासायनिक है। वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या पारा। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। सही उत्तर ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहा जाता है, जिसे उचित रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सर्वथा भिन्न गुण वाले अवयवों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे जल, अमोनिया। ये सभी आपको याद रखना है, रासायनिक यौगिक के उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि बताना है आपको, क्या होगा। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, A, B, C या D।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 27 kg। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है साथियों 1.67493 गुना 10 पे पावर माइनस 27 kg। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। अगर पूछा जाए आपको इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान वर्ग कोटि होगी वो कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन का याद रखना है 10 पे पावर माइनस 31। अगर आपसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान कोटि 10 पे पावर माइनस 27 kg होगी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल बताना है, कौन सा है, ए, बी, सी या डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में HCN जो है सबसे दुर्बल अम्ल है, याद रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, याद रखना है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, बताएं। सही उत्तर जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु को पी ब्लॉक में रखा गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा अक्रिय गैस को छोड़कर सभी पी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो धनात्मक होती है। पी ब्लॉक के तत्वों का जो आयनन विभव होता है वो एस ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव से अधिक होता है। पी ब्लॉक तत्वों के परमाणु आकार छोटे होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता एस ब्लॉक के तत्वों से अधिक होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी, जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है, सबसे भारी प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व है, बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। सबसे भारी प्रकृति में पाए जाने वाला तत्व है साथियों थोरियम। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन ए हो जाएगा। थोरियम एक रेडियो सक्रिय धातु है तथा इसका निष्कर्षण मोनाजाइट अयस्क से किया जाता है। थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में और टंगस्टन फिलामेंट में किया जाता है। यूरेनियम के बारे में पूछा जाए तो यूरेनियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका निष्कर्षण पिंच ब्लेड से किया जाता है तथा इसे आशा धातु भी कहा जाता है। तो प्रकृति में सबसे भारी जो तत्व है वो याद रखना है थोरियम है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था, बताएं। तो आवर्ती नियम याद रखना है मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक, याद रखना है आपको, एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन है। इस नियम के अनुसार आपको याद रखना है धातु एवं अधातु तत्वों को पृथक कर दिया गया। यह तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास पे आधारित है। संक्रमण तत्व को समान तत्व से अलग कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी मेंडलीव के द्वारा दिया गया आवर्ती नियम। क्वेश्चन अगला है 16 नंबर का कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो टेफ्लॉन के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है टेफ्लॉन का जो एकलक है वो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, बताएं। किस डिटर्जेंट का उपयोग कपड़े साफ करने में किया जाता है। तो कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट को हम लोग सल्फोनेट कहेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डिटर्जेंट यानी अपमार्जक को कपड़ा धोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह एल्किल बेंजीन सल्फोनेट से बने होते हैं। इसका कार्य साबुन के समान ही होता है, परंतु यह कठोर जल में भी साबुन से अधिक घुलनशील होते हैं। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती है, जिसे सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, बताएं। घाव के अध्ययन को हम लोग कहेंगे साथियों, याद रखना है ट्रोमेटोलॉजी। जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है। ऑर्नोकोलॉजी किसे कहेंगे, तो ऑर्नोकोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहेंगे। कालोलॉजी किसे कहेंगे, तो काइलोलॉजी सुंदरता के अध्ययन को कहेंगे।
और डर्मेटोलॉजी आपको पता है त्वचा के अध्ययन को कहेंगे, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहेंगे, बुढ़ापा के अध्ययन को जेंटोलॉजी कहेंगे, याद रखेंगे। सही उत्तर हो जाएगा टोमेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीवाणु है, बताएं सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है। तो सबसे बड़ा जीवाणु है बेजिया टोया मिराबिलिस। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेजिया टोया मिराबिलिस, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणुओं को मोनेरा जगत में रखा गया है और यह प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त जीव होते हैं। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु को लार, दांतों की खुरचन तथा मलिन जल में देखा था, याद रखना है। और जीवाणुओं का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, अहरेनबर्ग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा जीवाणु है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, बताएं कौन सा कार्य पौधों की जड़ों का नहीं है। तो सही उत्तर 20 का हो जाएगा, याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधों की जड़ें का कार्य नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के हरित लवक या पर्ण हरित में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से CO2 तथा भूमि से H2O अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। सही उत्तर जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर का, कि समसूत्री विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो समसूत्री विभाजन में एनाफेज चरण में, याद रखना है, एनाफेज जो चरण होता है उसके दौरान जो होते हैं क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिका में होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है तथा दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स समान संख्या में रहते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एनाफेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है, बताएं कौन सा उत्तक संयोजी उत्तक नहीं है। तो तंत्रिका कोशिकाएं संयोजी उत्तक नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी उत्तक है जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर का, कि जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताएं। सही उत्तर साथियों आपको बताना है इस प्रश्न का, क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। तो जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति हैं जोहानसन। सही उत्तर ऑप्शन बी। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले, बताएं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा साथियों, मेसोजोइक युग के दौरान जो है डायनासोर फले फूले थे। ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जुरेसिक युग को डायनासोर का युग कहा जाता है। क्रिटेशियस युग में डायनासोर विलुप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। और सबसे इजी क्वेश्चन आज का, सही उत्तर क्या हो जाएगा, शरीर के यकृत ग्रंथि के भाग से पित्त रस का उत्पादन होता है। यकृत जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो है साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है और यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिने ओर स्थित होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में ही सिंचित होता है। यकृत भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तित कर देता है और यह अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया को यूरिया में भी परिवर्तित कर देते हैं। तो जिनका भी डी आ रहा था बिल्कुल सही है। तो शानदार 25 क्वेश्चन विथ एनालिसिस के साथ हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया। नीचे साथियों प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया गया है, सभी वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपका इस 25 प्रश्न में सही कितना है। मिलते हैं साथियों ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, रिवीजन करिए। धन्यवाद साथियों।